हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास एक एटम है और ये न्यूक्लियस है। अभी हम केवल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट हैं और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो जंप कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और ये आयनाइज हो सकता है। मतलब कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। देयर इज वन पॉसिबिलिटी नंबर वन। पॉसिबिलिटी नंबर टू कि जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड हो गया था, मतलब कहीं बाहर की ऑर्बिट पे चला गया था। लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑलरेडी था। ये वाला प्लेस इलेक्ट्रॉन का नहीं है, बट ये ड्यू टू टेकिंग सम एनर्जी और ये यहां पे एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड होके अभी डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। पॉसिबिलिटी नंबर वन कि ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। इसको हम n=1 बोलते हैं, न्यूक्लियस है। इसको हम n=1 कैसे, डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर वन। पॉसिबिलिटी नंबर टू, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर थ्री, पहले ऐसे आएगा फिर डायरेक्ट ऐसे आएगा। या पॉसिबिलिटी नंबर फोर, पहले यहां पे आ गया, उसके बाद से फिर यहां पे जंप करेगा और फिर यहां जंप करके लास्ट वाले ऑर्बिट में जाएगा। इसका मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है, वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। अगर ये डायरेक्ट जाएगा तो एक फोटोन को एमिट करेगा, एक को, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ν1। अगर ये यहां से आके फिर यहां जाएगा तो दो फोटॉन्स को एमिट करेगा। यहां पे एमिट करेगा ν2 और यहां पे एमिट करेगा ये ν3। अगर ये ऐसे गया, पहले इधर जाए तो फिर ये एक और फोटोन, क्योंकि ये फोटोन बाकियों से मिल नहीं रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्या हो जाएगा? ये ν4 हो जाएगा। और एक फोटोन कौन सा एमिट कर रहा है? ये एक फोटोन एमिट कर सकता है ये यहां से यहां, और इसको हम बोल सकते हैं ν5, क्योंकि अभी तक हमने ये वाला फोटोन नहीं लिया, इसको हम ν5 बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस केस के बीच में एमिट करे। जितने फोटोन हमने अभी कंसिडर करे वो हमने ये वाला कोई भी नहीं कंसिडर करा। इसका मतलब ये एक और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वो ν6 हो सकता है। इसका मतलब ऐसे वाले केस में जब वो इस ऑर्बिट तक एक्साइटेड होकर डी एक्साइट होगा तो देयर कैन बी द बंच ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स। हाँ, वो बात अलग है, सबके नंबर सेम नहीं होंगे। मे भी हो सकता है ये ज्यादा नंबर्स में फोटोन हो, ये कम नंबर में फोटोन हो। मतलब जो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने की, मान लो इलेक्ट्रॉन 10 में से 5 बार इधर को डी एक्साइट होता है तो ये वाले फोटोन ज्यादा मिलेंगे। मान लो 10 में से केवल एक बार ऐसे वाला डी एक्साइट होता है तो ये फोटोन हमें सबसे कम नंबर्स में मिलेंगे, बट मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, बट मिलेंगे। तो जितने डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं या जितने फोटोन दिखा रहा हूं वो सारे के सारे पॉसिबल होंगे। और ऐसे वाले केस में जो वेव निकलती हैं, इन वेव को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। बट ये एब्जॉर्ब होने से हुआ कि एमिट होने से हुआ, तो पता चलेगा एमिट होने से हुआ। मतलब ये एमिट हो रहे हैं क्योंकि ये डी एक्साइट हो रहा है, इसलिए ऐसे वाले फोटॉन्स को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन। ऑन दी अदर हैंड इस वाले को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है। हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को। हम सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस ये कौन सी होंगी? ये होंगी, आप इमेजिन करो कि हमने यहां पे हाइड्रोजन की वेपर भर रखी है। हाइड्रोजन वेपर है, मतलब यहां बहुत सारे एटम है, मतलब H वेपर है। H वेपर है, हाइड्रोजन की वेपर है, और यहां पे बहुत सारे एटम होंगे, सो मेनी एटम, पूरे में एटम 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 भरे होंगे। परफेक्ट हो गया। अगर हम H की बात करेंगे तो हमने केवल H एटम ले रखे हैं, H2 की बात करेंगे तो हमने मॉलिक्यूल ले रखे हैं, बट यहां पे वेपर भरी हुई है। अब हमने क्या करा, यहां पे मल्टीपल वेव्स गिराई, मतलब दीज आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। मतलब दीज आर λ1 से लेके λ∞ तक की बहुत सारी वेव हमने इस पे फॉल कराई। तो ये एक किसी पर्टिकुलर चीज में, ट्रांसपेरेंट चीज में ये वेपर भरी हुई थी और हमने उस पर ये सारी वेव गिराई। ये सारी वेव गिराने के बाद हमने क्या देखा कि बहुत सारी वेव जो हमने फॉल कराई थी वो यहाँ पे इसमें से क्रॉस करके निकल गई। ये निकल गई देखो, और ये यहाँ पे गायब है, ये कोई वेव नहीं है। ये निकल गई, फिर यहाँ गायब है, फिर ये निकल गई, फिर यहाँ गायब है, फिर ऐसे कुछ हो गया। इसका मतलब जो क्रॉस का मतलब है वो क्या चीज है? वो एब्सेंट वेव्स है। ये एब्सेंट कैसे हो गई? एब्सेंट इसलिए हो गई क्योंकि यहां पे तो मतलब यहां मिल नहीं है, तो गायब कहां पे हुई? गायब यहां पे हुई कि यहां पे एब्जॉर्ब हो गई। बेसिकली ये एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो जो एब्सेंट वेव्स हैं जो यहां पे हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वो H वेपर में एब्जॉर्ब हो गई हैं।
क्लियर है? सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी वाली एब्जॉर्ब होगी। तो अब हम देखते हैं एटम को। एटम हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इन जनरल हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होंगे। इन जनरल बोला मैंने क्योंकि कई सारे एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकते हैं। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां पे है? वो यहां पे है। मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग एट दिस लेवल। इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे जा सकता है? और हमें मालूम है किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो होगी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, इतनी एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा सकता है? द पॉसिबिलिटी टू माइग्रेट और टू शिफ्ट। शिफ्ट कहां से कहां तक हो सकता है? N1 से N2 तक। समझना, अंडरस्टैंड करना। हमारा इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो अब हम क्या कर रहे हैं? इतनी सारी वेव गिरा रहे हैं। ये वेव गिरेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी केवल तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसका काम बनता होगा। काम बनने का मतलब हुआ या तो वो इधर जा सके तो एब्जॉर्ब करेगा, या वो इधर जा सके तो एब्जॉर्ब करेगा, इधर जा सके तो एब्जॉर्ब करेगा। अगर गलती से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके केवल यहां तक जा सकता होगा, यहां तक, ये कौन सी जगह है? मिडवे। मिडवे तक इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करता, तो इससे बेटर क्या करेगा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। एनर्जी को केवल एब्जॉर्ब तब करेगा जब वो 1 से 2 जाए या 1 से 3 जाए, 1 से 4 जाए, तब वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम N1 इक्वल टू 1 से 2 तक। अगर N1 इक्वल टू 1 से 2 तक जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? मैं ऐसे बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे था? N1 इक्वल टू 1 पे। इसको हम 1 कह रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड N1 इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट वाले ऑर्बिट को N1 बोलते हैं, सेकंड वाले को हमने N2 बोल दिया, नंबर N2 बोल दिया। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन N1 इक्वल टू 1 से जंप करके 2 तक जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो डेल्टा टी आएगा, बेसिकली डेल्टा टी का फॉर्मूला E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 करेंगे तो आएगा 13.6 इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 13.6 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो कौन सी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? ये वाली hc अपॉन लैम्डा 1। अगर हमारे इस वाले वेपर के ऊपर फॉल होने वाली मल्टीपल वेव्स में से किसी एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा 1 हो, जो सफिशिएंट हो, इतना सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां तक ले जाए, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्टली यहां तक ले जाए, और वो एग्जैक्टली यहां तक ले जाने वाली एक पर्टिकुलर वेव होगी, सारी की सारी वेव नहीं होंगी। तो मान लेते हैं कि वो लैम्डा 1 वेवलेंथ की वेव है। अगर वो लैम्डा 1 वेवलेंथ की वेव होगी तो हम जब यहां से लेके N1 से N2 तक जाएंगे तो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब बोल रहा हूं मैं, इतने के बराबर करेंगे। और किस वेवलेंथ को करेंगे? लैम्डा 1 वेवलेंथ को करेंगे। उसकी एनर्जी कितनी होगी? hc बाय लैम्डा 1 होगी, और वो इतने के इक्वल होगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। दूसरी वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब हो सकती है? पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन N1 इक्वल टू 1 से कहां तक चला जाए? N2 इक्वल टू 3 तक। अगर ऐसा हो जाए तो हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? 13.6 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। और जब ऐसा कुछ करेंगे तो ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू, तो अब की बारी हम जो फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा 2 के बराबर। इसी तरह से 1 से हम 4 तक जा सकते हैं, और वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो हम एक अगला वेवलेंथ यूज करेंगे, दैट इज 1 से 5 जा सकते हैं, 1 से 6 जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 से कहां जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अगर 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? 13.6 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 0, दैट इज हाउ मच? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके उस वाली ऑर्बिट से, मतलब ग्राउंड स्टेट से निकल के बाहर चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी पॉसिबल होगा कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे वो सपोज यहां नहीं था, वो ऑलरेडी इस वाले एक्साइटेड स्टेट पे था, इस वाले स्टेट पे था, और इस स्टेट से वो बस नीचे आने वाला था। इट वॉज जस्ट, इट शिफ्टेड फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। यहां पे ये रुकेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाता है तो वहां पे रुकता है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना? 10⁻⁸ सेकेंड। इतनी देर रुकेगा, और रुकने के तुरंत बाद वो नीचे आने वाला होगा। इससे पहले नीचे आया, उससे पहले कोई एक पर्टिकुलर फोटोन हो सकता है गिर गया हो।
तो अगर कोई एक फोटोन गिरेगा तो वो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के दोबारा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वो भी फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे वाले केसेस में जब भी कोई आपसे पूछेगा तो ये बोलेगा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो तुम क्या मान के चलोगे कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां पे है, ग्राउंड स्टेट पे। अगर कोई आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं n इक्वल टू 2 को, बेटा दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड n इक्वल टू 2 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये जब एक्साइटेड होगा, पहली बार एक्साइटेड होगा तो यहां तक जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हम इसको कहते हैं, एंड सो ऑन। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई तुमसे बोले कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और वहां से वो फर्दर ऊपर जा रहा है, तो फिर तुम n1 को क्या लोगे, n1 को 1 नहीं लोगे, n1 को लोगे 2, और इसी प्रोसेस में सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा फोटोन चाहिए, जिसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। इट वॉज ऑल अबाउट दी एब्जॉर्प्शन। अभी हम बात कर रहे हैं एमिशन की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। तो वी हैव नाउ एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जैसे हमारे पास हमने जब इसको रखा अपनी वेपर को या एक एटम को किसी एक्सटर्नल वेव्स के अंडर या वेव्स के अंडर एक्सपोज करा, तो इनमें से कुछ वेव एब्जॉर्ब होंगी, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के ऊपर तक चला जाएगा। जब वो ऊपर तक जाएगा तो फिर वो दोबारा से एमिट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं आप कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन कम्स बैक टूवर्ड्स ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स अ फोटोन और नंबर ऑफ फोटॉन्स, a photon or number of photons. Such type of spectral lines are called emission spectral lines. Such type of spectral lines are called emission spectral lines. तो आप देखें ध्यान से, कैसे समझेंगे हम लोग। ये हमारा न्यूक्लियस है और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड हो गया टू सम अदर लेवल, काफी दूर तक चला गया। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पे लाई कर रहा है, उसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। मान लो हम इनिशियली, इसको बोलेंगे हम इनिशियल, अब इसको इनिशियल बोलना पड़ेगा, इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, फाइनल। ई फाइनल होगा, यहां पे ई इनिशियल होगा। ई का फॉर्मूला हमें मालूम है अच्छे से, कितना होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन अभी nth लेवल पे, तो हमारे पास जो ई इनिशियल आएगा वो क्या आएगा, -13.6 अपॉन n। बेटा n कुछ भी हो सकता है, तुम रख देना। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया ग्राउंड पे, ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ वो n इक्वल टू 1 में आ गया, तो हमारे पास जो ई फाइनल आएगा वो होगा -13.6 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। कोई हमसे पूछे एनर्जी का गैप कितना होगा दोनों के बीच में, तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी गैप हम हमेशा बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि फाइनल एनर्जी होगी कम, माइनस में आएगा ना, देखो माइनस में है, और इनिशियल होगी ज्यादा। बट तुमने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी कि दोनों में डिफरेंस कितना होगा। नो डाउट ये हायर एनर्जी है और ये लोअर एनर्जी है, तो अगर तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। बट तुमने क्या करना है, तुमने जस्ट डिफरेंस निकालना है दोनों का, और डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये डिफरेंस कब आएगा, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये केवल दो ऑर्बिट का डिफरेंस है, हायर माइनस लोअर। परफेक्ट है, ये हायर है और ये लोअर है। हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये कुछ ऐसे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। सो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं, मतलब हम कौन सी जगह से कौन सी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे आएंगे मतलब डी एक्साइटेड होंगे, तो सपोज करो दिस इज n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अगर हम n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे आएंगे, तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 आने के प्रोसेस में हम बहुत सारे ट्रांजिशन करेंगे, जिसमें से एक ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। ध्यान से सुनते रहना आप लोग। एक ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 तक, एक ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 तक। कितने फोटोन निकल गए एक ही बार में, यहां पे निकल गए हैं 3 फोटोन। पहले हम 4 से 3 आएंगे, 3 से 2 आएंगे, 2 से 1 आएंगे,
और ध्यान से देखो, ये फोटोन और ये फोटोन और ये फोटोन, ये तीनों फोटोन की वेवलेंथ सेम नहीं आएगी। ये फोटोन अपने आप में अलग निकलेगा, ये डिफरेंट फोटोन होगा। सो एक स्टेज हो सकती है हमारे पास ये, दूसरी स्टेज हो सकती है ये, तीसरी स्टेज हो सकती है n=4 से 3, और फिर हम 3 से सीधा 1, 3 to 1, ऐसे करके ना यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें बहुत अलग तरह के या बहुत सारे फोटोन मिलेंगे। बच्चे, हम जो स्पेक्ट्रल लाइन अभी देख रहे हैं उसको बोर ने समझाया, और बोर ने एक्सप्लेन करा अलग अलग तरह से ग्रुप ऑफ लाइंस के बारे में। ग्रुप ऑफ लाइंस का मतलब हुआ कि जब अलग अलग रीजन में वेवलेंथ होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट में वेवलेंथ है, विजिबल में है, या फिर इंफ्रारेड में, या डिफरेंट रीजन में जब वेवलेंथ होती हैं, उनको उन्होंने अलग अलग नाम से डिफाइन करा। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस, और सपोज दिस इज n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6। तो जब भी कभी हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे, मतलब n=1 पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, ये जो बोर ने स्पेक्ट्रल लाइन को बताया, ये बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए थे, जब वो वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट पे, उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया कि आप इमेजिन करो कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आए, या उससे पहले वाले से ग्राउंड स्टेट पे आए, या उससे पहले वाले से, या उससे पहले, या उससे पहले। जब इस तरह से ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो ऐसे वाले केस में जो वेवलेंथ निकलेंगी, मतलब ऐसे केस में जो फोटोन निकलेंगे, मतलब ये वाला फोटोन निकलेगा, ये वाला फोटोन निकलेगा, ये वाला फोटोन, ये वाला फोटोन, और ये वाला फोटोन। इवन इनफाइनाइट की बात भी करें, अगर हम n=इनफाइनाइट से भी नीचे आ रहे हैं ना, उसी ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हैं, तो इस टाइम भी जो फोटोन निकलेगा, ये सब एक रीजन में लाई करेंगे। एक रीजन का मतलब हुआ इनकी वेवलेंथ जो लाई करेगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ वैल्यू होगी। ध्यान से देखो, अगर हम क्लियरली देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस n=1 एंड n=2, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप आएगा वो मिनिमम होगा। क्लियर हो गया ना? देखो ध्यान से देखो, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो मिनिमम होगा, तो इनके बीच में डेल्टा E कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी, हमें मालूम है ना, जो वेवलेंथ निकलेगी वो एक फोटोन होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 पे जाएगा तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की वेवलेंथ होगी लैम्डा के बराबर, और hc/λ इज इक्वल टू होगा डेल्टा E के बराबर। क्लियर? सो जब n=1 से n=2 की बात करेंगे तो ये मिनिमम होगा, डेल्टा E मिनिमम होगा, तो लैम्डा कैसा होगा? लैम्डा मैक्सिमम होगा। ये ऐसे कुछ होगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करके निकाल के देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस टाइम पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है, दैट इज लैम्डा मैक्स, वो निकल के आती है 1216 एंगस्ट्रॉम। एट द सेम टाइम अगर हम n1 को 1 बोलें और n2 को इनफाइनाइट बोलें, तो ऐसे वाले केस में जो एनर्जी में गैप आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है ना? बिकॉज हम जब इसके और इसके एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम आएगा। एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ के हिसाब से अगर डेल्टा E मैक्सिमम होगा तो लैम्डा कैसा होगा? लैम्डा ऐसे वाले केस में मिनिमम आएगा, और वो जो लैम्डा मिनिमम हम कैलकुलेट करते हैं वो निकल के आता है कोई 912 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस ग्रुप में जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड हो 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, इनफाइनाइट से 1 पे, तो उस केस में जो वेवलेंथ निकलेंगी वो कहां से कहां तक रेंज आएगी? 912 से लेके इतने के बीच में। ध्यान से देखें, ये बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में जो लैम्डा आएगा, अलग अलग लैम्डा की हम बात कर रहे हैं, इट वॉज 912। अगर हम अलग अलग लैम्डा की बात करें तो यहां पे लैम्डा आएगा ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू 912 और लेस इक्वल टू 1216। और ये वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर रेंज होगी। एक पर्टिकुलर रेंज का मतलब हुआ, अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो हम ऐसे कुछ देखते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ आती है वो तकरीबन 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 6800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। क्लियर? इसका मतलब हुआ जो विजिबल रेज होती हैं उनकी सबसे कम वेवलेंथ आती है इतने के बराबर, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आएगी वो इतने के बराबर आएगी। और ये वेवलेंथ कौन सी वाली है? ये इससे जस्ट पहले वाली है, और इसको हम वॉयलेट बोलते हैं, और इस वाले रीजन को बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, और इसको हम रेड बोलते हैं, और इसके बाद वाले रीजन को बोलते हैं हम इंफ्रारेड। इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू इसके बीच में आ रही है, दैट इज 912 से
1 to 1.6, तो हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। इसका मतलब इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो n इक्वल टू 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, इनफाइनाइट से 1, तो उस टाइम पे जो वेव्स निकलेंगी वो एक तरह की वेव होंगी। एक तरह की का क्या मतलब हुआ, ये सारी की सारी वेव अल्ट्रावायलेट रीजन में आती हैं। इसलिए हमने इनको स्पेक्ट्रल लाइन के ग्रुप को कुछ नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया। एंड दिस नेम और दिस सीरीज इज कॉल्ड, नंबर 1, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो आप याद रख सकते हैं कि सीरीज का नाम हम लोगों ने ऐसे क्लब कैसे कर दिया। क्लब हमने करा है उनके बिहेवियर पे बेस्ड। बिहेवियर पे बेस्ड का मतलब हुआ कि वो एक तरह की वेव होती हैं, या तो वो अल्ट्रावायलेट हैं, या वो विजुअल हैं, या वो इंफ्रारेड हैं, या किसी तरह की हैं। तो अगर वो सारी की सारी एक तरह की हैं तो हमने उनको एक तरह का नाम दे दिया। सो लाइमन सीरीज को कैसे समझा सकते हैं? लाइमन सीरीज को हम समझाएंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम एनी एक्साइटेड लेवल टू ग्राउंड स्टेट, देन वेव्स एमिटेड आर कॉल्ड लाइमन सीरीज वेव्स, या स्पेक्ट्रम जो निकलेगा उसको हम लाइमन स्पेक्ट्रम या लाइमन सीरीज का नाम देंगे। एक और चीज हम समझते हैं, अगर हम एनर्जी गैप को देखते हैं ना दो के बीच में, मतलब दो किसी भी ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप देखते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास जो एनर्जी का इक्वेशन आता था वो हम लोगों ने लिखा था कुछ ऐसे, E इक्वल टू किसी ऑर्बिट की एनर्जी की जब हम बात करते थे, दैट वाज -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये nth ऑर्बिट की बात करते थे। बट अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास E का आता था माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर। याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था e⁴ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। जब भी कभी हम दो ऑर्बिट के बीच की बात करें कि हमारा एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट कितना आएगा, तो तुम लिखोगे ये आएगा समथिंग E2 माइनस E1। और जो हम E2 माइनस E1 करेंगे तो E2 ये ऑलरेडी नेगेटिव में है ना, तो ये तो नेगेटिव में रह जाएगा, लेकिन E1 वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। 2 के साथ आएगा N2 और 1 के साथ आएगा N1। एक काम करते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर एंड h स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E⁴, और साथ में हम लिख देंगे h स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं, साथ में हम z स्क्वायर को अलग कर देते हैं, फिर एक और ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ पे आता है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया? ये मैंने z को अलग क्यों निकाल दिया, बिकॉज z सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बाकी का जो चीज बच गया वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k हम जानते हैं जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, E यूनिवर्सल कांस्टेंट है, H यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको एक साइंटिस्ट ने समझाया और उसको एक नाम दिया, दैट नेम इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। बट रिडबर्ग कांस्टेंट बेसिकली हम इस वैल्यू को नहीं बोलते, इसमें हल्का सा बदलाव करके रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो ये डेल्टा E होगा ना, इस डेल्टा E को हम लिख सकते हैं कुछ, डेल्टा E का मतलब क्या है, दो का एनर्जी गैप, मतलब वी टॉक अबाउट एनी टू ऑर्बिट, इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट का एनर्जी गैप डेल्टा E के बराबर होगा। परफेक्ट। अगर इन दोनों एनर्जी गैप के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा हो, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा हो जिसकी वेवलेंथ लेमडा के बराबर हो, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पे ट्रांजिशन करेगा, तो अगर डी एक्साइट होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वेव एमिट होगी, और नीचे से ऊपर जाएगा तो वेव एब्जॉर्ब होगी। हम मान लेते हैं एमिशन की, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पे आता है तो एक फोटोन एमिट होता है जिसकी वेवलेंथ लेमडा होती है। तो वो जो एनर्जी गैप आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं hc बाय लेमडा, hc बाय लेमडा। यहां से इन्होंने क्या करा, जो ये c है, हम c और h को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है कुछ 1 अपॉन लेमडा, एंड दैट 1 अपॉन लेमडा कम्स आउट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E⁴ अपॉन CH क्यूब, है ना। स्क्वायर था तो वो क्यूब हो गया, इसको अलग कर दिया और हमने z स्क्वायर को अलग कर दिया, और फिर हम लोगों ने 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर अलग लिख दिया।
अब इस इक्वेशन को लिखने का फायदा क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्ट वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेशन आ गया। ये कौन सी वाली वेवलेंथ है, ये उस फोटोन की वेवलेंथ है जो वहां से निकलेगा। मतलब हम जब ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएंगे, नीचे वाला ऑर्बिट ये और ऊपर वाला ऑर्बिट ये, तो अगर हम ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएंगे तो इस प्रोसेस में एक फोटोन निकलेगा जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा, और वो इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग ने बोला कि मतलब इतना लंबा एक्सप्रेशन याद रखने से अच्छा है इसको एक कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको हमने बोल दिया आर कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जेड स्क्वायर, जेड सबके लिए अलग अलग हो सकता है, n1 n2 भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सो इसको हम नाम देते हैं आर को रिडबर्ग कांस्टेंट। और जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, आप खुद अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों आएगा, देखो इधर की डायमेंशन इक्वल टू इधर की डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, मीटर इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, मीटर इनवर्स। सो वी हैव गॉट, अब हमारे पास एक बढ़िया सा रिलेशन आ गया, दैट इज दी 1/λ। अब अगर तुम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को याद रख सकते हो तो लैम्डा निकालना बहुत बहुत हमारे पास हमारे लिए आसान हो जाता है। सो दिस इज 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको मालूम होगा 1/λ को हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर अगर आपको मालूम है तो। अगर यहाँ पे 2π/λ होता उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, बट यहाँ पे 1/λ इसको हम बोलेंगे वेव नंबर। और वेव नंबर को कई बारी ना बुक में ऐसे लिखते हैं, न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, दैट इज द वेव नंबर। ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वी हैव गॉट दिस रिलेशन, है ये रिलेशन आ गया वेव नंबर के लिए, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे लिए बहुत आसान है, हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं, कोई बोले वेवलेंथ निकालो, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू डालेंगे, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। तो दिस वॉज अबाउट इट। हम दोबारा चलते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था सीरीज के बारे में। सो पहली वाली सीरीज को हम लोगों ने नाम दिया था लाइमन सीरीज। सो लेट अस मेक डायग्राम अगेन। ये हमारे पास एटम, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। सपोज करो हम ऐसे आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, या फिर हम ऐसे आ रहे हैं, या इनफाइनाइट से आ रहे हैं। ऐसी वाली सीरीज को हम लोगों ने क्या बोला था, लाइमन सीरीज या लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन। सो ये लाइमन सीरीज आ जाती है। कोई बोलेगा वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ निकालो। मान लो हम n = 3 टू n = 1 डी एक्साइट हो रहे हैं, एक्साइट नहीं हो रहे हैं, डी एक्साइट हो रहे हैं। ऐसे केस में बताओ कि जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ आएगी 1/λ इज इक्वल टू, अभी जेड स्क्वायर था ना यहाँ पे, आर जेड स्क्वायर, बट अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू आएगी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आएगा आर और 1/n1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, r इंटू 8/9। बस r की वैल्यू डालेंगे, लेमडा बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब लेमडा निकालना बहुत आसान है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम लेमडा, वो निकालना भी बहुत आसान है, दैट इज इजी। हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम कब आएगा, लेमडा मिनिमम तब होगा जब एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा। वो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया। n1 को 1 रखोगे, n2 को इनफाइनाइट रखोगे तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा आएगा, तो वेवलेंथ सबसे कम आएगी। इस सेम फॉर्मूले में आपने वैल्यू डालनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हर सीरीज का मिनिमम लेमडा और मैक्सिमम लेमडा निकालना आसान है। और लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ आती है वो वायलेट से कम होती है, इंफ्रारेड रीजन में होती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो लाइमन सीरीज में फोटॉन्स निकलेंगे वो सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में होंगे, हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे। क्लियर, ये एक सीरीज थी। अब सेकंड सीरीज, ये बोर ने समझाया था, ध्यान रखना। बोर ने सेकंड सीरीज समझाई कि अगर हम ये न्यूक्लियस अगेन, अब हम n = 1 तक नहीं आने वाले, अब हम n = 2 तक आने वाले। बोर ने समझाया कि हम ये दिस वॉज n = 1, यहां तक नहीं आना हमने, अब यहां तक आना है। कहां से, इधर से भी आ सकते हैं हम, इधर से भी आ सकते हैं हम, इधर से भी आ सकते हैं हम, n = इनफाइनाइट से भी आ सकते हैं, लेकिन आना कहां पे, n = 2 पे। मतलब n = any value to n = 2। क्लियर हो गया। मतलब ऐसे कह सकते हैं हम n2 = any value to n1 = 2, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। n2 को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन n1 को क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2 लेना पड़ेगा। ऐसे वाले केस में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा 1/λ = r, जेड स्क्वायर नहीं लेंगे,
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 कैन बी एनी वैल्यू, तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा 1/λ इज इक्वल टू r, यहां पे क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 हम कुछ भी ले सकते हैं, हम वैल्यू डालेंगे तो उसके हिसाब से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई हमसे बोले कि सर लैम्डा मिनिमम कब होगा, तो तुम बोलोगे लैम्डा मिनिमम तब होगा, कब होगा जब एनर्जी गैप मैक्सिमम आएगा। एनर्जी गैप मैक्सिमम कब आएगा, एनर्जी गैप मैक्सिमम तब आएगा जब n2 को इनफाइनाइट और n1 को 2 लेंगे। परफेक्ट है। सो फॉर लैम्डा मिनिमम इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/इनफाइनाइट, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4। इसको इन्वर्स करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है दैट कम्स आउट 3646 एंगस्ट्रॉम। 3646 एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा मिनिमम होगा। कोई तुमसे बोले लैम्डा मैक्सिमम कब आएगा इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में लैम्डा मैक्सिमम तब आएगा जब एनर्जी गैप सबसे कम होगा। एनर्जी गैप कम कब होगा, एनर्जी गैप कम यहां पे होगा, देखो इनके बीच में सबसे कम एनर्जी गैप होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम के लिए लिखेंगे r इक्वल टू दिस, n1 को तो 2 लिखेंगे, वो तो हर बार लिखना है, माइनस n2 को क्या लिखेंगे 3, वो कितना आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। परफेक्ट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट 6563 एंगस्ट्रॉम। और ध्यान से देखो ये कहां पे आ रहा है, ये विजुअल रीजन में आ रहा है। अभी आप बोलोगे सर आपने 3800 एंगस्ट्रॉम से 6800 एंगस्ट्रॉम लिखा था, बट ध्यान से समझो वायलेट जहां पे शुरू होता है वो नॉट एग्जैक्टली 3800, थोड़ा सा ऊपर और नीचे भी वो हमें वायलेट कलर का शेड देगा हल्का सा। इसका मतलब ये विजुअल में लाई करेगा और ये भी विजुअल में लाई करेगा। तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी वेवलेंथ इस वाले सीरीज में लाई करेगी। अगर इस सीरीज का लेमडा देखें कि कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो हमें दिखेगा वो यहां से यहां तक वेरी करेगा। और आपको पता है ये कौन सी वाली रेंज है, ये विजुअल है। सो दिस इज, इसका मतलब ये सीरीज, इस वाली सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है कहीं से भी n इक्वल टू 2 तक, तो जो फोटोन निकलते हैं वो हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। कलर्ड क्योंकि विजुअल है तो आंखों में बड़े आराम से दिखाई देंगे, और ऐसे वाले सीरीज को हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज। तो आप यहां लिख सकते थे या तुम यहां पे लिख सकते हो, दिस इज बामर सीरीज। तो कोई आपसे बोले बामर सीरीज को डिफाइन करो, तो तुम बोलोगे सर ये वो सीरीज है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 तक। इस केस में वो फोटोन निकालता है और वो फोटोन कलर्ड होते हैं क्योंकि हमें विजुअल रीजन में सारा कुछ दिखाई देता है। अगली सीरीज है पास्चन। और अभी आपको बातें समझ में आ गई होंगी यार, पास्चन सीरीज का क्या मतलब हुआ। पास्चन सीरीज का मतलब हुआ कि ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1, इसमें नहीं आना, इसमें भी नहीं आना, इसमें आना है। कहां से, नीचे से ऊपर तो जाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे आना है। मतलब हम कहीं से भी आएंगे, हमने n इक्वल टू 3 है ना, ये यहां तक आना है। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं और इनफाइनाइट से भी आ सकते हैं। ऐसे वाले जो बनेगा वो पास्चन सीरीज होगी। इसमें n1 को हम 3 बोलेंगे और n2 को कह सकते हैं एनी वैल्यू मोर देन 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, सॉरी 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी हेल्प से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1/n स्क्वायर। n कुछ भी हो सकता है जो 3 से बड़ा होगा। और इसमें भी जब हम लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, कंसेप्ट आपको समझा दिया, अब मैं बार बार आपको क्रिएट नहीं करूंगा। जब हम लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे वाले केस में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आती है 8220 एंगस्ट्रॉम, और जब हम लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं तो वो निकल के आता है 18751 एंगस्ट्रॉम। और ध्यान से देखो ये रेड से ज्यादा है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है ये उससे भी ज्यादा है। 6800 मैंने लिमिट बताई थी, 7000 तक भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट ये उससे बियॉन्ड है। इसका मतलब रेड से जस्ट ज्यादा क्या होता है, रेड से जस्ट ज्यादा होता है इंफ्रारेड। क्लियर, रेड से ज्यादा होता है इंफ्रारेड। और आगे की जो सीरीज है वो भी इंफ्रारेड है। मतलब आगे की 2 सीरीज और समझाई बोर ने, दैट वाज पास्चन सीरीज, हमें समझ आ जाती है। सबसे पहले लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट में होगा, फिर बामर है वो विजुअल में होगा, फिर पास्चन है
वो इंफ्रारेड में होगा। फिर ब्रैकेट एंड पिफुंड, वो जो आगे की सीरीज हैं वो भी इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, और उन सीरीज में बस मैं लाइन लिख देता हूं, बाकी आपको समझ में आ गया। और ये वाली सीरीज बहुत कम पाई जाती हैं। कम इसलिए पाई जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन इतने ऊपर तक एक्साइट होगा फिर डी एक्साइट होगा, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। सो नेक्स्ट सीरीज इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। इसमें N1 हम बोल रहे होते हैं किसको, 4 को, और N2 बोल रहे होते हैं कोई भी वैल्यू जो 4 से ज्यादा हो। अब तुम सोचो N1 इक्वल टू 4, मतलब हमें फोर्थ ऑर्बिट तक डी एक्साइट होना है। फोर्थ ऑर्बिट तक डी एक्साइट कब होंगे, जब 4 से भी ऊपर होंगे। तो 4 से ऊपर होने की पॉसिबिलिटी और डी एक्साइट होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसलिए ये वाले फोटोन हमें ज्यादा नंबर्स में नहीं मिलेंगे। ये ब्रैकेट है और ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है, याद रख लेना। कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड रीजन। एंड फिफ्थ को बताया उन्होंने पिफुंड सीरीज, और इस सीरीज में हम क्या बोलेंगे, N1 इज इक्वल टू 5 एंड N2 होगा मोर देन 5। परफेक्ट। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो इसके बारे में बोर ने अपने मॉडल में समझाया कि इतने तरह के फोटोन हमें मिलेंगे। इसका मतलब कोई बोले कि हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइट होगा तो एक्सरेज मिलेंगी, तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, एक्सरेज नहीं मिलेंगी। कोई हमसे बोलेगा हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइट होगा तो गामा रेज मिलेंगी, तो आंसर आएगा गामा रेज बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो फोटोन मिल रहे हैं वो गामा रेज, एक्स रेज और रेडियो वेव्स और ये सब नहीं मिल रहे हैं। वो हमें 3 तरह के फोटोन मिल रहे हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी सीरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज, जब हम डी एक्साइट होते हैं तब। तो बच्चे बाकी आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल को देखोगे, एक बार आप बुक उठा के देखो, तो यू विल फाइंड कि आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। एक पॉइंट होता है लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी, मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं, इसमें आपको समझाता नहीं हो। कोई बोलता है कि लिमिटेशन क्या है बोर थ्योरी की। पहली तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। जैसे हाइड्रोजन है तो He नहीं ले सकते, हम He+ लेना पड़ेगा, लिथियम लेंगे तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, बेरिलियम लेंगे तो मतलब उस हिसाब से हम देख सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर दैट हेवियर एंड बिगर एटम। द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज सर्कुलर। इस केस में हमने सारी ऑर्बिट कैसी ली है, सर्कुलर, जबकि सच ये है ऑर्बिट इलिप्टिकल भी पॉसिबल होती हैं, जिनका डिस्कशन हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इवन इन हाइड्रोजन एटम। यहां जब बोर थ्योरी है वो केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करती, सब एटॉमिक का बात नहीं करती। सब एटॉमिक का मतलब हुआ ये न्यूक्लियस है, ये N=1, ये 2, ये 3, इनके बीच में सुपर फाइन लेवल भी होते हैं। सुपर फाइन का मतलब हुआ यहाँ पे एक सब एनर्जी लेवल होता है, यहाँ सब एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे सब एनर्जी लेवल होते हैं, उनके बारे में बोर मॉडल बात नहीं करता। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, जिसकी वजह से इसके फेलियर के चांसेस हैं। मे बी आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से फेल हो जाए, क्योंकि हम एनर्जी थ्योरी को डेवलप कर लें, फिर ये पार्टिकल थ्योरी हमारे किसी काम की ना रहे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द बोर थ्योरी। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।